वेलकम बैक क्लास 9 स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा है वो पढ़ा है द लेयर्स ऑफ द सेल, जिसमें हमने पहले बात करी थी सेल मेम्ब्रेन की, उसके बाद हमने बात करी सेल वॉल की। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब उस सेल वॉल या सेल की कवरिंग्स के अंदर क्या है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो भी हमारा एक सेल है, सपोज दिस इज अ सेल एंड इसके अंदर जितना भी सब्सटेंस है ऑल दिस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी ऑर्गेनेल्स, देयर कैन बी न्यूक्लियस, देयर कैन बी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। जितना भी पोर्शन अब इस लेयर्स के अंदर, इन लेयर्स के अंदर जो भी आ गया उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस मटेरियल कंटेनिंग द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। लिविंग कंटेंट ऑफ सेल में हमारी बहुत सारी चीजें आएंगी जो कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सो द लिविंग कंटेंट इंक्लूड्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट, दिस इज द सेल वॉल और मेम्ब्रेन। इसके बाद यहाँ पे हमारा है न्यूक्लियस। सो एनीथिंग इनसाइड द कवरिंग इज प्रोटोप्लाज्म। अब इसके अलावा अगर हम इससे न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दें तो जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन बच जाता है सेल का, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। सो इफ आई राइट अ इक्वेशन, तो उसमें कैसे होगा हमारा प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। फाइन। सो नाउ दिस इज व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन या कवरिंग्स के अंदर जितना भी सब्सटेंस होगा, लिविंग मटेरियल, लिविंग कंटेंट होगा सेल का, उसको पूरे को बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब लिविंग कंटेंट में दो चीजें आ गई है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म हो गया हमारा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ओके, अब वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। These organelles are responsible for carrying out various cellular activities and उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी होंगे। इसमें न्यूक्लियस अलग होगा। अब इसके अंदर हमारे होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे हमारे वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स एंड सम इंक्लूजन्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड with the nucleus first of all. Okay, so nucleus is the very important part of the cell. It is known as the brain of the cell. nucleus generally जो होता है सेल के सेंटर में मिलेगा and generally जो होगा only one nucleus per cell, but there can be times जब किसी भी सेल में एक भी न्यूक्लियस ना हो या किसी सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। Okay, so nucleus is large spherical body generally located in the center of the cell. Okay, so nucleus is spherical and generally located in the center. Most of the cells have single nucleus. Such condition is called uni मतलब सिंगल, यूनिन्यूक्लिएट सेल मतलब एक ही सेल में एक ही न्यूक्लियस है। इन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन द सेल कंटेन्स मोर देन वन न्यूक्लियस। अगर किसी भी सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा तो हम उसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, इसका एग्जाम्पल्स है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के एग्जाम्पल्स हैं मसल सेल्स एंड सेल्स इन फंगाई। ओके, सो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स के हमारे एग्जाम्पल हैं फंगस के सेल्स और मसल के सेल्स। सो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स आर प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस होंगे मल्टी न्यूक्लिएट सेल बेटा, कि एक सेल को दो में डिवाइड होना था बट सिर्फ उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। अगर उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो दो के चार न्यूक्लियस हो जाएंगे। सो multinucleate cells are produced under special cases in which nuclear division occurs without cytokinesis. cytokinesis का मतलब होता है बेटा साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म तो डिवाइड नहीं हो रहा बट सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। सो ऐसे केस में क्या होगा, वी विल हैव इनिशियली फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू वी विल हैव टू न्यूक्लियस पर सेल। Now the nucleus is made up of four components. जो बेसिक हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें हम फोर कंपोनेंट्स की बात करेंगे। एक तो सबसे पहले उसकी कवरिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द सेकंड इज न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सब्सटेंस होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद थर्ड पे है हमारा न्यूक्लियोलस
and fourth is the chromatin material. We are going to talk about all these four one by one. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी हमारी कवरिंग है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड. दो लेयर होती है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड वन इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड with space between the outer and the inner membrane. It separates the nucleus from the cytoplasm, क्योंकि इसके बाहर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. जैसा कि हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की थी, सिमिलरली ये भी लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है. And it has minute nuclear pores which allow the exchange of material between cytoplasm and nucleus. क्योंकि अगर चारों तरफ से न्यूक्लियस क्लोज हो गया तो न्यूक्लियस जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा साइटोप्लाज्म के साथ. बट अगर उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो देयर हैज टू बी सम पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कुछ छेद होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में. सो दे आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन. अगर मैं यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें हमने सबसे पहले जो है एक हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कवरिंग है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दो पार्ट हैं, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड वन इज द आउटर. दिस वन इज द आउटर. ओके, सो वन इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देन वन इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनके बीच में जो छेद बचे हैं बेटा, दे आर द न्यूक्लियर पोर्स. इससे क्या होगा, ये कम्युनिकेशन होगा बाहर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस का. उसके बाद जो हमने पढ़ना, दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो भी सब्सटेंस इस लेयर के अंदर है. उसके बाद हमने बात करनी है न्यूक्लियोलस की, दिस डार्क मरून थिंग दैट यू कैन सी, एंड देन दिस रेड थ्रेड जो प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेट. ओके, दिस इज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम. और अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सो दिस काइंड ऑफ पिक्चर विल बी सीन इन द माइक्रोस्कोप एंड दिस इज व्हाट वी हैव इलस्ट्रेटेड आउट ऑफ इट. हमने इसको डायग्राम की फॉर्म में बनाया है, तो वो ऐसा बनेगा. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर की है. अब न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म इज ट्रांसपेरेंट एंड डेंस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस. टू न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स. अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है वो सब न्यूक्लियोप्लाज्म है. अब न्यूक्लियोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, वन इज द क्रोमेटिन मटेरियल एंड द अदर वन इज न्यूक्लियोलस. सो टू न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स, chromatin fibers and nucleoli are suspended in it. It is surrounded by the nuclear membrane. Okay, we know all this. Now moving on to the next structure, which is nucleolus. So nucleolus is spherical. हमने देखा कि सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल एक और चीज है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस. अब न्यूक्लियोलस क्या है, स्फेरिकल बॉडी है इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म. इट मे बी वन और मोर इन नंबर, एक भी हो सकता है एंड देयर कैन बी मोर देन वन न्यूक्लियोलस. जब हम बोलेंगे उसको न्यूक्लियोलाई, एक न्यूक्लियस में हो सकता है एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो. इट इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन. इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. ठीक है, इसमें होगा क्या, इट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड आरएनए. यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर में मिलेंगे वो हमको मिलेंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स मिलेंगे और वहां पे बहुत सारा राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलेगा. अब ये दोनों मिलके बनाते क्या है, इट इज साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, जो इसके बाद हम जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे वन बाय वन, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस में क्या बनेगा, राइबोसोम्स बनेंगे और राइबोसोम्स होंगे तो न्यूक्लियोलस में बनेंगे और इसलिए इसको हम बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्रीज. न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्रीज, बिकॉज बहुत सारे राइबोसोम्स यहाँ पे बनेंगे और इट इज रिच इन RNAs and proteins. Okay, so now we know few things about nucleolus, that it is spherical inside the nucleus. It can be more than one in one nucleus and they are rich in RNAs and proteins and they are the factories for ribosomes because ribosome formation occurs here. Okay, chromatin material. Now the next thing, जो पूरा थ्रेड पड़ा रहता है न्यूक्लियस में, वो क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है बेटा. दैट इज अवर जेनेटिक मटेरियल, जो हम अपने पेरेंट्स से अपने अंदर हमारे अंदर आते हैं. हेरिडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सब होता है हमारा DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, सो दैट इज प्रेजेंट इन these chromatin fibers. Okay, so nucleus contains fine thread-like structures called as chromatin fibers. Chromatin fiber is composed of genetic material called DNA. Deoxyribonucleic acid is the full form of DNA. Okay,
नाउ डीएनए स्टोर्स एंड ट्रांसमिट्स ऑल द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हम हमेशा बात जब भी डीएनए करेंगे, डीएनए इज अ स्टोर हाउस फॉर आवर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हम अपने पेरेंट्स से क्या लेके आए हैं, हम अपने डॉटर सन्स को क्या देंगे, सो दैट ऑल इज स्टोर्ड इन द डीएनए। सो डीएनए इज द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। ओके, सो ड्यूरिंग सेल डिविजन, अब जब सेल को डिवाइड होना है, इट हैज टू फॉर्म अ न्यू सेल। अब इसको डिवाइड होके एक नया सेल बनाना है, उसके लिए दिस क्रोमेटिन थ्रेड हैज टू डिवाइड इनटू 2, उसको भी 2 में डिवाइड होना होगा। तो उस डिवीजन के टाइम पे ये कंडेंस हो जाते हैं और बनाते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर्स गेट कंडेंस्ड इन थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। नाउ हाउ डज अ क्रोमोसोम लुक लाइक? अ बेसिक आइडिया, एक क्रोमोसोम बेटा ऐसा दिखता है। फाइन, सो जब जो थ्रेड पड़ा होता है पूरे न्यूक्लियस में, वो कंडेंस होके और ऐसा बना लेते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। सो क्रोमोसोम में क्या होगा? क्रोमोसोम में भी डीएनए होगा जो कि क्रोमेटिन मटेरियल में था, क्रोमेटिन थ्रेड्स में था, वो भी वही डीएनए अब कंडेंस होके पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर की फॉर्म ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम्स ओनली सेल डिविजन के टाइम पे मिलेंगे। नाउ क्रोमोसोम्स में क्या होगा? दे ऑल्सो हैव हेरिडिटी मटेरियल दैट इज डीएनए, वही सेम चीज तो है इसमें। द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीन्स। अब इस डीएनए की एक वो छोटी से छोटी सेगमेंट जो एक चीज को कंट्रोल करेगी, उसको हम बोलते हैं जीन। सो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर हेरिडिटी कंपोनेंट को कवर करेगी, उसको हम बोलते हैं जीन। ओके, हम बोलते हैं ना ये हमारे मेरे जीन्स में आया, ये हमारे जीन्स में नहीं आया है। ओके, सो दैट इज व्हाट अ जीन इज। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक पर्टिकुलरली एक चीज को कंट्रोल करती है। तो अगर मैं जीन्स की बात करूं, दे आर द फंडामेंटल, फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जैसे हम सेल की बात कर रहे हैं, दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो अगर हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी की बात करेंगे, देन जीन इज द आंसर फॉर दैट, कि जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, उसके 4 कंपोनेंट्स से, चारों को अलग से डिस्कस कर लिया। नाउ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है बेटा? न्यूक्लियस में हमने देख लिया डीएनए है, सो इट हैज टू डू एवरीथिंग, जो भी हेरिडिटी से लेना देना है वो सब न्यूक्लियस को करना पड़ेगा। इट मेक्स अ लॉट ऑफ राइबोसोम्स। अब सारा जो ब्रेन है हमारा, जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन होता है, सिमिलरली जो सेल का ब्रेन होता है वो होता है न्यूक्लियस। इट हैज टू कमांड द होल सेल, कि सेल को क्या फंक्शन करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या बनाना है। सो द न्यूक्लियस इज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर, इट इज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर और द ब्रेन ऑफ सेल। ओके, इट प्लेज अ मेजर रोल इन सेल डिविजन। सेल डिविजन में हमने बात कर ली कि इट ऑल्सो हैज टू डिवाइड, पहले इसको डीएनए मटेरियल को कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाने हैं, उसके बाद उसको डिवाइड होना है। All cells undergo cell division to form new cells. The cell division is basically of 2 types. जो सेल को डिविजन होती है बेटा, एवरी सेल जो होता है वो डिवाइड होके नए सेल्स बनाता है। हमने सेल थ्योरी में जब डिस्कस किया था तब हमने बात करी थी, ऑल द सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनेंगे। अब जो सेल डिविजन है बेटा, ये 2 टाइप की होती है। सेल डिविजन इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। Number 1 is the mitosis and number 2 is the meiosis. Okay, so mitosis जो सेल डिवीजन होती है वो हमारी बॉडी के सारे सेल्स में होती है and it occurs generally for the growth of our body. तो वो तो सारी डिवीजन होती है माइटोसिस। और जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, एग में या स्पर्म में होती है, so that दे कैन कैरी ऑन फॉर नेक्स्ट जनरेशन। जो वो डीएनए को कैरी करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, वो सब मियोसिस से होगा। सो माइटोसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन टेक प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स आर द सेल्स विच आर नॉट कंसर्न विद द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स की बात होगी बेटा। सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सोमैटिक और जर्मिनल। ठीक है, तो सारी बॉडी के सेल्स जो हैं
वो होते हैं सोमैटिक सेल्स, और जर्मिनल सेल वो होते हैं जो बनाएंगे या तो स्पर्म और या तो एग, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे बनते हैं। सो सोमैटिक सेल्स आर द सेल्स जिनका कोई लेना देना नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एंड दिस सेल डिवीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के सारे सेल्स में माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस होती है सारे सोमैटिक सेल्स में, और वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सोमैटिक सेल में जो सेल डिवीजन होगी वो होगी माइटोसिस, और वो क्या कराएगी, वो कराएगी एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। ठीक है, अब मैं मियोसिस की बात करूं, सो इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स। जैसे हमने बात की सोमैटिक सेल्स या फिर जर्म सेल्स या जर्मिनल सेल्स, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं हम इनको। सो दिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट अगर ह्यूमन की बात करूं तो स्पर्म, और फीमेल गैमीट अगर ह्यूमन की बात करूं तो एग। ओके, सो जर्मिनल सेल्स में है, जो जर्म सेल्स में होगी वो सेल डिवीजन होगी मियोसिस। ओके, एंड इससे बनेंगे क्या, ये फॉर्म करती है मेल और फीमेल गैमीट्स। नाउ दिस शोज यू द होल थिंग अबाउट द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का जो बेसिक कंक्लूजन है वो इन 2 लाइनों में हम लिख सकते हैं। ओके, सो दिस सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हो रही है वो हो रही है मियोसिस, तो मियोटिक सेल डिवीजन ही रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी फैक्टर्स को आगे ट्रांसमिट करने के लिए। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज that takes place in the cell which are controlled by enzymes. The synthesis and regulation of these enzymes is also controlled by nucleus. तो न्यूक्लियस का जो एक हमने मेजर रोल पढ़ा है वो हमने पढ़ा है सेल डिवीजन में, और जो दूसरा रोल होता है न्यूक्लियस का मेजरली वो होता है कि सारी एक्टिविटीज सेल की कवर करना। सो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी सेल में होनी है, वो सब कमांड आएगी न्यूक्लियस से कि कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कब होनी है सेल के अंदर। सो दैट इज अबाउट द function of the nucleus. So structure of the nucleus done, function of the nucleus done. अब प्रोटोप्लाज्म में हमने 2 चीजें बात करी थी, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो वी आर डन विद द न्यूक्लियस पार्ट। अब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। सो साइटोप्लाज्म क्या है बेटा, ये लिविंग है, कलरलेस है, सेमी लिक्विड होमोजेनस सब्सटेंस। सो ये जो होता है सेल में, हमारी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी पोर्शन होता है उस सब को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, एंड इट इज लिविंग, कलरलेस एंड सेमी लिक्विड होमोजेनस। होमोजेनस मतलब एक जैसा, हेट्रोजेनस होता है अलग अलग टाइप का, होमोजेनस मतलब सेम होता है। इट ऑक्यूपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ द सेल एंड इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओके, ये मेजर पार्ट ऑफ सेल ऑक्यूपाई करती है और कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, साइटोप्लाज्म फ्लो करता रहता है बार बार। ओके, सो इट इज लिमिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल बाय सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं कि क्या होता है, हमने बात करा ये लिक्विड होता है, सो 90% ऑफ इट इज वाटर। अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं तो 90% ऑफ साइटोप्लाज्म इज वाटर, एंड द रिमेनिंग आर अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। बाकी जो बच गया उसमें ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी होती हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, थोड़े से विटामिन्स होते हैं, थोड़े से एंजाइम्स, थोड़े से फैट्स, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स, बाकी 90% जो चीज होगी उसमें वो होगी वाटर। नाउ इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड लिविंग ऑर्गेनेल्स। जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, विच वी आर गोइंग टू टॉक वन बाय वन इन डिटेल। ओके, सो ईच ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो हमको याद भी करना है। सो द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स इज नोन एज साइटोसोल। अगर अब मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं तो साइटोप्लाज्म इज सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसोल। ओके, सो साइटोसोल इज द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जिसके अंदर से सेल ऑर्गेनेल्स हम निकाल देते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन। इसके अलावा क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, इसमें साइटोसोल होगा, इसके अलावा इसके अंदर होते हैं हमारे सेल इंक्लूजन्स। ओके, दे आर नोन एज एर्गास्टिक बॉडीज।
ये कुछ इंक्लूजन्स हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ चीज अक्यूमुलेट होगी, कोई फैट अक्यूमुलेट होगी, कोई प्रोटीन इंक्लूजन, कोई फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स, कोई भी सब्सटेंस इकट्ठा होकर और साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। द सेल इंक्लूजन्स इंक्लूड्स रिजर्व फूड मटेरियल्स, बहुत सारा फूड जो है वो रिजर्व होके उसमें एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसमें स्टार्च ग्रेन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स, या फिर कुछ एक्सक्रीटरी पार्ट है वो वहां पे पड़ा रहता है, या फिर कोई सिक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें ऑयल हो सकते हैं, एल्कलॉइड्स, टेनिन्स, रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स, कोई भी चीज हो सकती है बेटा। कोई भी चीज एक्यूमुलेट होकर अगर साइटोप्लाज्म में पड़ी है तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स या फिर एगैस्ट्रिक बॉडीज। इसमें हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इट कैन बी अ रिजर्व मटीरियल फॉर फूड, इट कैन बी सम एक्सक्रीटरी मटीरियल और इट कैन बी सम सिक्रीटरी मटीरियल। ओके, सो दिस इज व्हाट साइटोप्लाज्म इज। अब इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं दैट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। अब सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा ये जो आपको टेबल दी हुई है, इट इज जस्ट टू टेल यू कि व्हाट ऑल इज देयर इन दिस टॉपिक, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हमको पकड़ने हैं और पढ़ने हैं। सो यू जस्ट हैव एन आइडिया, यहाँ से आप सिर्फ एक आइडिया लीजिए, एक ऑर्गेनेल का सिर्फ नाम याद कीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज इन डिटेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया एक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन वी हैव राइबोसोम्स, वी हैव गोल्गी बॉडीज, वी हैव लाइसोसोम्स। ये जो बेटा सारे हैं, ऑल दीज 5 दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ये पांचों सेल ऑर्गेनेल्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल एंड ओनली ड्यूरिंग सेल डिविजन। जब सेल को डिवाइड करना होगा सिर्फ उसी टाइम पे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल मिलेगा सेल में। नंबर 2 इज प्लास्टिड और एंड नंबर 3 इज वैक्यूल्स। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। अगर एनिमल सेल में वैक्यूल होगा भी, इवन इफ इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो बहुत छोटा होगा, बट प्लांट सेल में ये बहुत बड़े बड़े होंगे। एंड प्लास्टिड इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। पेरोक्सिसोम की मैं बात करूं तो पेरोक्सिसोम्स आर आल्सो फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। तो यहाँ पे जो 4 आपको ऑर्गेनेल दिए हुए हैं ये प्लांट और एनिमल सेल्स में अलग होते हैं। बाकी दीज ऑल 5 ऑर्गेनेल्स दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। अगर अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर मैं अलग अलग से डिवाइड करके लिखूं, सो एनिमल सेल के सेल ऑर्गेनेल्स की मैं बात करूं, तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन वंस। पहले माइटोकॉन्ड्रिया 1, लाइसोसोम 2, गोल्गी कॉम्प्लेक्स 3, राइबोसोम 4 एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 5. They are same mitochondria, lysosomes, Golgi complex, ribosomes and endoplasmic reticulum. So animal cell में और plant cell में ये पांचों तो same है. Only the differences कि lysosomes जो हमारे हैं वो plant cell में ज़्यादा functional नहीं होते हैं. इसके अलावा मैं बात करूं तो there are 2 organelles, peroxisomes and centriole, जो कि एनिमल सेल में होते हैं, ओनली एनिमल सेल में होते हैं. और जो सेंट्रियोल की मैंने बात की थी, आई टोल्ड यू दिस इज ओनली सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जो सेंट्रियोल है वो सिर्फ सेल डिवीजन में होगा और सिर्फ एनिमल सेल में होगा. टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, देन वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स ऐसे हैं जो कि ओनली प्लांट सेल में होते हैं. रेस्ट 5 आर कॉमन फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. सो नाउ इज अ डायग्राम गिवन टू यू जिसमें एक प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करके दिखाया है. सो अगर मैं सिर्फ डिफरेंसेस की बात करूं तो इधर जो दिया हुआ ये है हमारा प्लांट सेल और जो इधर दिया हुआ ये है हमारा एनिमल सेल. नाउ यू नो द डिफरेंसेस. अभी हम डिफरेंसेस की बात कर चुके हैं. हमने लास्ट वीडियो में बात की थी जो सेल वॉल है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. तो यहाँ पे होगा सेल वॉल. माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होगी. नाउ अ बिग वैक्यूल इज प्रेजेंट. बहुत बड़ा वैक्यूल है कि वैक्यूल से प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में. प्लास्टिड्स, नाउ वी हैव प्लास्टिड्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड होता है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. सो सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट, वैक्यूल्स एंड देन क्लोरोप्लास्ट. उसके अलावा गोल्जी है दोनों में होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम ये दोनों में होंगे. अब मैं एनिमल सेल में अगर आऊं सो प्लांट सेल दोनों में है, लाइसोसोम्स दोनों में, राइबोसोम्स दोनों में. अब ये सेंट्रियोल है, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल एंड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द सेल डिविजन. उसके अलावा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप ये सब में होंगे.
ये भी होगा, ये भी होगा, ऑल दिस इज देयर, वेसिकल्स आर देयर एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स विल बी प्रेजेंट इन commonly in both these plant cell and animal cell. ठीक है, so now you know the basic differences between a plant cell and an animal cell. उसके अलावा जो अब cell organelles आ गए हैं, that we are going to talk one by one in detail in our next video. Till then, keep smiling and stay safe. Thank you so much.